हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पलक्स एडू लैब। पलक्स एडू लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा हो, और अगर आपको लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो, अगर मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आई हो, तो ये इमेज मैंने आप लोगों के लिए लगा दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर जो बैक्टीरियल सेल है वो ऐसी दिखती है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, और लेबलिंग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप इसकी जो लेबलिंग है वो आपको अच्छे से दिख रही हो, आपको इसमें जितने भी जो लेबल्ड डायग्राम्स हैं उनके पार्ट्स हैं, क्या क्या उनके नेम्स हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हों। ठीक है, तो इतना टाइम हो गया हमें सेल बायोलॉजी पढ़ते हुए, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो हमारी सेल है वो दो तरह की है। वो एक है प्रोकैरियोटिक, एक है यूकैरियोटिक, राइट। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप की वो सेल है, यानी हमारे जितने भी जो सेल ऑर्गेनल्स है, जो हमारी सेल है उसके पास में मेम्ब्रेन नहीं है, है ना। क्या नहीं है? हमारे सेल ऑर्गेनल्स के पास में मेम्ब्रेन नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आपको नाम से पता चलता है, यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू। ठीक है, ट्रू यानी सच्चा। ठीक है, तो यानी इसके पास में सच्चा न्यूक्लियस है, सारी चीज़ें सही है। ठीक है, और इसके पास जितने भी जो हमारे कोशिकांग हैं, जितने भी जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, उसके अंदर आपको, यानी उनके पास आपको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे? यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो से आपको समझ में आ गया। प्रो का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? प्रो का मतलब यहाँ पे हमारे पास हो गया क्या? प्रिमिटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रिमिटिव। तो ये रहा हमारा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास में बहुत ही कम सेल ऑर्गेनल्स हैं, बहुत ही कम कोशिकांग है, और यूकैरियोटिक सेल के पास में बहुत सारे कोशिकांग आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना। भाई पुराने ज़माने की सेल है, पुराने टाइप की सेल है प्रोकैरियोट, ऑब्वियसली चीज़ें कम ही होंगी इसके पास। यूकैरियोट थोड़ा एडवांस टाइप का सेल है ना, तो इसलिए इसके पास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है, बहुत सारे कोशिकांग है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट एज थिक लेयर देन इट इज़। जब ग्लाइकोकैलिक्स एक मोटी परत के रूप में बाहर होता है तो वह क्या कहलाता है? कैप्सूल, स्लाइम लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या नन। यानी कि जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर प्लीज़ आप जाइए देखिए, तभी आपको आज वाला लेक्चर समझ में आएगा, वरना आपको आज का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। तो अगर हमारी सेल में ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो अगर थिक लेयर के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो थिक लेयर के रूप में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोलेंगे कैप्सूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा कैप्सूल। लेकिन आपसे थिक की बजाय थिन भी पूछा जा सकता है, मोटे के बजाय पतला भी पूछा जा सकता है। एक मोटी परत के रूप में बाहर होता है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है। उसी सेम क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि एक पतली परत के रूप में बाहर होता है, तब आप उसको क्या बोलोगे? तब आप उसको बोलोगे स्लाइम लेयर। ठीक है, तो स्लाइम लेयर के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये कब प्रेजेंट है? जब आपकी थिन लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, जब आपकी थिन लेयर प्रेजेंट है, थिन लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एनसीईआरटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट आर दे? नॉर्मली ऑप्शंस देख के आपको पता चल रहा होगा दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव, एक होता है हमारा ग्राम नेगेटिव। दोनों बैक्टीरिया आपको इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देती हूँ मैं। जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है कि पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है का मतलब क्या है? स्टेन जब भी आप इस बैक्टीरिया के ऊपर डालोगे ना, तो ये स्टेन को ले लेगा। ठीक है, और कलर शो करेगा, जो भी आपका स्टेन का कलर है उस कलर को ये शो कर देगा। ठीक है, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नेगेटिव का मतलब क्या? भाई कुछ नहीं कर रहा, रिजल्ट शो ही नहीं कर रहा ये। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ। ठीक है, तो दो तरह के बैक्टीरियाज हो गए हमारे पास, एक हो गया हमारे पास ग्राम पॉजिटिव, एक हो गया हमारे पास ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया?
इट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट इन द ग्राम स्टेन टेस्ट, ग्राम स्टेन परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है। हैव अ थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज़ द अपर लेयर, मोटी पेप्टाइडोग्लाइकन परत होती है। डोंट हैव आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली नहीं होती। ऑल, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको ये दे रहा है। थिन लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकन की, इसीलिए जो स्टेन है वो बैक्टीरिया के अंदर घुस पा रहा है और हमें कलर दे पा रहा है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एकदम सही बात है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल। इसी के जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट देता है आपको ग्राम स्टेन टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन आपको दिया हुआ है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, थिक हो जाएगी लेयर, लेयर मोटी हो जाएगी, इसीलिए स्टेन जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुस पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल या फिर बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स, प्रोकैरियोटिक सेल या फिर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, हीट्रोपोलीसेकेराइड विच इज़ अ काइंड ऑफ शुगर, ठीक है। नैम, नैक, ऑल। नैम का फुल फॉर्म यहाँ पे हमें दे रखा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैक का हमें दे रखा है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। तो हमारी प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल जो है उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिंकेज बिटवीन नैम एंड नैग इज़, नैम और नैग के बीच किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, ग्लाइकोसाइडिक, ईस्टर लाइक फैटी एसिड, एफ ए यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड लिपिड्स, पेप्टाइड, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यूज्ड इन डीएनए आरएनए। अब देखो हमारा जो नैम और नैग है, नैम और नैग क्या है, सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। हमने लास्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखा था, ये होते हैं हमारे नैम। नैम का मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैग का मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है। अब ये जो दो एसिड है ये दोनों को जोड़ के रखने वाला काम कौन करता है, कौन सा जो बॉन्ड होता है इन दोनों को जोड़े रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमसे इसमें पूछा गया है। तो जो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या होता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, जो होता है इन दोनों को जोड़े रखने में जो है बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर होता है, लास्ट ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज हमको जो दिया हुआ है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना डीएनए और आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स, उनको जोड़ के रखने में काम आता है, ठीक है। पेप्टाइड किस में काम आता है, पेप्टाइड प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड को जोड़े रखने में काम आता है, ठीक है। ईस्टर, ईस्टर किस में काम आता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड लिपिड्स, ठीक है। ऑप्शंस में ये सारे आपको चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है, प्रोटीएज, लाइसोजाइम, लाइपेज, अमाइलेज, ठीक है। आपसे ये सारी चीज़ें पूछी हैं, तो सबसे पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो आपको आपके सलाइवा में मिल जाएगा, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल होता है नेचर में, इसीलिए आपसे सुबह सुबह कहा जाता है कि सुबह उठते से ही बासी थू अगर आप अपने फेस पे हुए फिर पिंपल्स पे लगाएंगे तो जितने भी आपके फेस पे जो बैक्टीरियल एक्टिविटी हो रही है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसके पास में क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। प्रोटीएज जो है, प्रोटीएज नाम से हमें पता चल रहा है कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है ये। लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है, और अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सारे मैंने ना एंजाइम्स की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे 100 क्वेश्चंस PYQ सीरीज़ है ये। तो यहाँ पे आज का जो हमारा वीडियो है वो 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें एक ही वीडियो में लगभग कवर हो जाए ऐसा करने की मैंने कोशिश की है, तो इसीलिए जितने भी NCERT के अंदर आपको एंजाइम्स दिए हुए हैं टोटल, फिर भले वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हो, कोई भी एंजाइम्स हो, उनकी पूरी लिस्ट मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दी ताकि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े या देखने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक ही वीडियो में पूरा कंटेंट मिल जाए। तो देखेंगे आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स, माउथ में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। सलाइवरी अमाइलेज होता है, टाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक है।
अब स्टमक, आमाशय में हमारे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं वो देखते हैं। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। रेनिन क्या करता है, दूध के प्रोटीन केसिन को जमाता है, ठीक है, शिशुओं में। कोगुलेट्स मिल्क प्रोटीन, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, फैट्स के ऊपर काम करता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको कौन कौन से एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, हमारे पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, ठीक है। अग्नाशय एंजाइम, ट्रिप्सिन, प्रोटीन टू पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन टू पेप्टाइड। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है, पेप्टाइड टू अमीनो एसिड। पेनक्रिएटिक अमाइलेज, स्टार्च टू माल्टोज। पेनक्रिएटिक लाइपेज, फैट्स टू फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। न्यूक्लियसेस, डीएनए, न्यूक्लियसेस में कौन कौन से आ गए हमारे पास, आ गए डीएनएस और एक आ गया आरएनएस। तो ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। आंतों के एंजाइम्स जो हैं हमारे पास वो देख लेते हैं अब हम। माल्टेज, माल्टेज क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। लैक्टेज, लैक्टेज को क्या करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा, ठीक है। पेप्टिडेज, पेप्टाइड टू अमीनो एसिड। लाइपेज, माइनर एक्शन ऑफ फैट्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइड टू शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं। ये सारी चीज़ें देखो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, इन चैप्टर्स के बारे में पर्टिकुलर जब आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अगर आप इसको PYQ बेस पर अगर आप इसको देख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही लर्न करनी पड़ेंगी। एंजाइम्स इन रेस्पिरेशन, श्वसन में एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। ये है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, प्लेज अ रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एंजाइम है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना योगदान प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब एंजाइम्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स काम में आते हैं वो भी आपसे पूछा गया है इसमें, तो देख सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, ठीक है। सिंथेसिस DNA फ्रॉम एन RNA टेम्पलेट। लाइजोजाइम, लाइजोजाइम क्या करेगा, आपका बैक्टीरियल सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा ताकि आप उसमें से क्या कर सके, DNA निकाल सके। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करेगा, आपका DNA के अंदर से फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ केमिकल विच इज़ नोन एज सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन इज़ फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हज़ारों बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। कभी ना कभी तो मतलब एक ना एक एग्ज़ाम में तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये एक तरह का केमिकल है जिसका नाम है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन। ये किस में पाया जाता है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, आर्कीबैक्टीरिया, किस में। तो ये हमारा जो पाया जाता है ये केमिकल होता है हमारा किस में, ये होता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया में, ठीक है। किस में होता है, आर्कीबैक्टीरिया में। थोड़ी सी आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बातें हम और करेंगे, क्यों, क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो है कंपटीशन वाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया की विशेषता हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एंजाइम है, ठीक है, प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। इसके पास में ट्रू न्यूक्लियस या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये आदिम एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें सच्चे केंद्र और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते, ठीक है। इनकी सेल वॉल क्या होती है, इनकी सेल वॉल यूनिक होती है। सेल वॉल यूनिक कैसी होती है, इनके पास में ना यू बैक्टीरिया, जो हमारे सच्चे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास में सच में उनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है, इनके पास में वो नहीं होती है। इनके पास में पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह क्या है, इनके पास में पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह है सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। अब देखो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन का सूडो देखो नाम से पता चल रहा है, ये दे रखा है आपको सूडो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉल्स, इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स यानी झूठी, झूठी पेप्टाइडोग्लाइकन है इसके पास, ठीक है। सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन है इसके पास में, ठीक है। अब देखो
कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपको ये? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाया जाएगा, उन हैबिटेट्स में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही ना के बराबर होता है। तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको हेलोफाइल्स में। हेलोफाइल्स क्या होता है? डेड सी एक तरह का आप इसको बोल सकते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट देखने को मिलेगा, है ना, जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक लवणीय स्थानों में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स क्या? अधिक तापमान और अम्लीय वातावरण में, मतलब जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव भी नहीं करता है, वहाँ आपको मिलेगा आर्किबैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोजेंस, ये आपको क्या करेगा? बिना ऑक्सीजन वाले स्थानों जैसे जलीय कीचड़ जुगाड़ी करने वाले जानवरों की आंत में आपको ये मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? मिथेनोजेनेसिस करता है। मिथेनोजेनेसिस क्या करता है ये? मिथेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। कौन से एनवायरनमेंट में? एनएरोबिक एनवायरनमेंट में ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। अब देखो, सबसे पहले तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह रहा है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रहना पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी जीवाणु का रहना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये क्या कर रहा है? मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी कौन सी कंडीशन में प्रोड्यूस कर रहा है? एनारोबिक कंडीशन में प्रोड्यूस कर रहा है। एनारोबिक कंडीशन मतलब क्या? आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आर्किबैक्टीरिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इनसेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, आप कितनी भी एंटीबायोटिक खा लो, कितने भी इसको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगा दो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंटीबायोटिक से ये क्या है? रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे आर्किबैक्टीरिया के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ अ लिपिड बाई लेयर सेलेक्टिवली परमिएबल, विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स possess दिस कैरेक्टरिस्टिक। यह एक लिपिड बाई लेयर है जो चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग यह विशेषता रखता है? अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल देखते ही आपको ऑप्शंस देखना है, और आपको ऑप्शंस में क्या टिक करके आना है? ये हो गई हमारी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाकी और किन्हीं चीज़ में आपको जाना ही नहीं है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। मीजोजोम्स आर डैश ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीजोजोम प्लाज्मा की डैश होते हैं, क्या होता है? देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ठीक है। आप इस एरिया में आके देखोगे ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे आप देखो, ये जो आपकी जो ये येलो कलर की ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पे ना अंदर आके फोल्ड हो गई। येलो येलो आपकी दिख रही है, ये अंदर आके फोल्ड हो गई, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई है ना, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? इसलिए हमने इसको क्या बोला? इनफोल्डिंग्स है ये, ठीक है। मीजोसोम्स क्या है? इनफोल्डिंग्स है। किसकी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है, क्योंकि देखो अंदर सबसे बाहर वाली लेयर आपकी क्या है? सेल वॉल है। सेकंड नंबर वाली क्या है? जो येलो कलर की जो आपको दिख रही है, वो क्या है? वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है? फोल्ड हो रही है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला? ये हो गई हमारी इनफोल्डिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मीजोसोम्स। मीजोसोम्स के फंक्शंस क्या क्या है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रतिकृति, रेस्पिरेशन, श्वसन, या फिर ऑल। सारी चीज़ें शो करता है मीजोसोम्स, ठीक है। मीजोसोम्स के ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं, सारी की सारी चीज़ें ये शो करता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है? मीजोसोम्स के फंक्शंस आप कैसे याद रखोगे? उसकी अपनी खुद की ट्रिक है। ये देखो, ये रही उसकी ट्रिक, C²R²। इतना याद रखोगे आप मीजोसोम के लिए। मीजोसोम का नाम सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए, ये क्या है? C²R², ठीक है। C²R² कैसे हुआ? अब देखो, C² मतलब क्या? C×C, और R² क्या? R×R, ठीक है। तो सी से एक क्या हो गया हमारा? सेल डिवीजन, सेल फॉर्मेशन, रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कंटेन्स डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज दिस। सबसे पहले तो आपसे प्रोकैरियोटिक सेल पूछा जा रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है? पिगमेंट है, ठीक है। कैसे पिगमेंट है? कलर्ड पिगमेंट है। वो क्या काम कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये है क्या? हमारे राइबोसोम्स, सेल वॉल, क्रोमेटोफोर्स, या ऑल
ऑप्शन देखते ही हर बार ज़रूरी नहीं है कि ऑल ऑप्शन ही सही हो। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होंगे क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर में बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है। Which one of the following is the first prokaryotic organism responsible for oxygen synthesis on Earth for the very first time? निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रोकैरियोटिक जीव है जो पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी था? आर्कीबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बीजीए या फिर कोई नहीं। अब देखो, आर्कीबैक्टीरिया क्या था, जहाँ ना पहुँचे इंसान वहाँ पहुँचे आर्कीबैक्टीरिया, या ऐसा हम कह सकते हैं जहाँ ना पहुँचे कोई जीव वहाँ पहुँचे आर्कीबैक्टीरिया। तो ये तो नहीं होगा। आर्कीबैक्टीरिया ने क्या किया था, आर्कीबैक्टीरिया ने तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करी थी, है ना। इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना ही नहीं है। हमसे पूछा है धरती पर सबसे पहले ऑक्सीजन कौन सा बैक्टीरिया लेके आया था, तो वो लेके आया था हमारा बीजीए। कौन लेके आया था, बीजीए, जो क्या हो गया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। तो बीजीए क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑटोट्रॉफ है, इवॉल्व्ड O2 फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल्सो कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया, बिलोंग्स टू मोनेरा किंगडम। तो यानी ये वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले अर्थ पे इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड की थी। सबसे पहले ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाला बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या होगा, वो होगा ब्लू ग्रीन एल्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इट कंटेन्स 2 सब यूनिट्स, व्हाट आर दे? 2 सब यूनिट कंटेन्स करता है, ये कौन कौन सी कंटेन करता है? 2 सब यूनिट्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो 2 सब यूनिट कौन कौन सी होंगी इसमें, 50s, 30s, 70s और ए एंड बी बोथ। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। 50s जो हमारी लार्जर यूनिट होती है और 30s जो कि हमारी क्या होती है, स्मॉलर यूनिट होती है। तो पावर हाउस ऑफ सेल अगर हमसे पूछा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो गया हमारा पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग भोजन के भंडारण के लिए जिम्मेदार है? इंक्लूजन बॉडीज, गोल्जी बॉडी, ग्लाइकोकैलिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ क्या करती है, फूड स्टोरेज का काम करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर साइटोप्लाज्मा? निम्नलिखित में से कौन से कथन साइटोप्लाज्मा के लिए सही है? इट इज़ द मेन रीजन फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इट इज़ मेड अप ऑफ 70 to 90% ऑफ वाटर, इट इज़ कॉल्ड अ सुसाइडल बैग और फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ। यह चयापचय क्रियाओं का मुख्य क्षेत्र है, 70 से 90% जल से बना है। आत्मघाती थैलियाँ इसे कहा जाता है। आत्मघाती थैलियाँ किसे कहते हैं, आत्मघाती थैलियाँ जो कहते हैं वो हम कहते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को ही हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। तो ये हो गए हमारे लाइसोसोम्स, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। इसमें हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्लाज्मिड? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लाज्मिड के लिए सही है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड मोस्टली सर्कुलर, विरुलेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। प्लाज्मिड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल देखने को मिलेगा, अधिकतर सर्कुलर देखने को मिलेगा, है ना। विरुलेंट जीन इसके अंदर है। विरुलेंट जीन का मतलब क्या होता है कि ये जो जीन है ना, ये किसी भी बॉडी के अंदर आसानी से इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, विरुलेंट जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी एंटीबायोटिक इसके अगेंस्ट खा लो, कोई भी दवाई आप खा लो इसको रोकने के लिए, इसकी क्रीड़ा को रोकने के लिए, तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या बोला, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के लिए सही कथन आपको हमें इसमें बताना है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोकैरियोट्स, इट इज़ मेम्ब्रेनलेस। यह प्रोकैरियोट्स की विशेषता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एकदम सही बात है। पजेस अनपैक्ड लीनियर डीएनए, इसमें अनपैक्ड रेखिक डीएनए होता है, एकदम सही बात है। पजेस हाउस कीपिंग जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द फंक्शंस, कैन डू ऑल द फंक्शंस। इसमें हाउस कीपिंग जीन होते हैं जो सभी कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सारे कथन इसके लिए एकदम सही है, तो इसलिए इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ फिम्ब्रे। फिम्ब्रिया के बारे में सही कथनों की पहचान करें। मेड ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन, द साइट फॉर अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, यह सबस्ट्रेट से जुड़ने का स्थान होता है, बोथ या नन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोथ। फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होता है ये, और किसी भी बॉडी से या किसी भी सबस्ट्रेटम से अगर इसको चिपकना होता है, जुड़ना होता है ना, तो वो किसका काम लेता है, वो फिम्ब्रे का काम लेता है। ठीक है। व्हाट आर द फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिली। पिली के कार्य और विशेषताएं हमसे इस क्वेश्चन में पूछी हैं। पिली से ही हमें पता चलता है कि पिलिन प्रोटीन से ये बना है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। फिम्ब्रिन प्रोटीन किससे बना होता है, फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना होता है हमारा फिम्ब्रे, तो फिम्ब्रिन प्रोटीन का इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, ये हो गया हमारा गलत। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्जुगेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, यह यौन जनन के दौरान संयुगमन के लिए जिम्मेदार होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और लोकोमोशन। आइडेंटिफाई दैट सेल ऑर्गेनल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन इन प्रोकैरियोट्स, या फिर बैक्टीरिया। यह गति चलन के लिए जिम्मेदार होता है, उस कोशिकाओं की पहचान करें जो प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया की गति के लिए जिम्मेदार होता है ना। हमसे इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो लोकोमोशन, मतलब बैक्टीरिया इधर से उधर जा सके, लोकोमोशन मूवमेंट का काम कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा फ्लैजिला। फिम्ब्रे नहीं करेगा, राइबोसोम नहीं करेगा। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम होती है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। तो ये हो गई हमारी प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। और फिम्ब्रे किससे बना होता है, फिम्ब्रे बना होता है फिम्ब्रिन प्रोटीन से। इट इज़ स्मॉल स्फेरिकल शेप्ड, मेम्ब्रेनलेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड बॉयंसी। यह छोटी गोलाकार बिना मेम्ब्रेन वाली संरचना होती है जो परासरण, विनियमन, ऑस्मोरेगुलेशन और उछाल बॉयंसी के लिए जिम्मेदार होती है। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा वैक्यूल। ये क्या होता है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल क्या काम करता है, वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन का भी काम करता है, और किसका काम करता है, बॉयंसी का भी काम करता है, ठीक है। वैक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, विशेषताएं देख लेते हैं। छोटे आकार का होता है, गोलाकार का होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके पास में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, परासरण। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करता है, और जो गैस वैक्यूल है वो बॉयंसी का काम करता है। तो हमने ऑप्शन में जो देखा था इसमें आपसे दोनों पूछा गया है, आपसे ऑस्मोरेगुलेशन भी पूछा गया है और आपसे बॉयंसी भी पूछी गई है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसमें आंसर क्या किया है, वैक्यूल किया। अगर आपसे इससे बॉयंसी पूछी जाती है, सिर्फ उछाल को लेकर अगर आपसे पूछा जाता तो आप आंसर क्या करके आते हैं, आप आंसर करके आते गैस वैक्यूल, ठीक है। और अगर आपसे सिर्फ ऑस्मोरेगुलेशन पूछा जाता तो आप क्या करके आते हैं, आप करके आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। लेकिन आपसे दोनों पूछा है, इसलिए इसमें गैस वैक्यूल सही नहीं होकर आंसर क्या आएगा इसमें, ओनली वैक्यूल। नेक्स्ट हमारा है, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। उन कोशिकांगों को पहचानें जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल। अब देखो सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो सेंट्रियोल आते ही गलत हो गया। सेंट्रियोल जिसमें तो वो ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे कट हो गए, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड जो है ना, ये प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी है, प्लांट सेल में इसका कोई काम नहीं है। प्रोकैरियोट में हमेशा आपको न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपका लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सेकेंड,
इसके अंदर क्या है, हमारी सेल वॉल भी है, प्लास्टिड भी है, लार्ज साइज वैक्यूल्स भी है, न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम्स भी है। तो ये एकदम सही बात है। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो प्लांट सेल में है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में है। ठीक है, तो प्लांट सेल में आपको बता रखा है कि इसमें सेल वॉल होती है, रिजिड शेप में होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, वैक्यूल इसमें आपको बड़ा देखने को मिलेगा प्लांट सेल में हमेशा। क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलेगा, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। ठीक है, इनके पास क्या नहीं होता, सेंट्रोजोम इनके पास नहीं होता। ठीक है, और लाइसोसोम इनके पास में नहीं होता है। एनिमल सेल में आप देखेंगे तो इनमें क्या है, सेल वॉल नहीं होती है इनमें। सेल वॉल की जगह इनमें क्या होती है, इनमें होती है सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी हम इन्हें बोल सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसमें। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम होते हैं और लाइसोसोम इनमें होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा ना यूकैरियोट सेल शुरू होता है। इतनी देर हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोट सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल हमारी ख़त्म होती है, इस क्वेश्चन से शुरुआत होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं, हमसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम बोलते किसको हैं, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज द सिस्टम इन विच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस इनसाइड द सेल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वह तंत्र है जिनमें कोशिकांग समन्वित कार्य करते हैं। ठीक है, सारे मिलजुल कर समन्वित एक तरह का कार्य जो करेंगे वो क्या करेंगे हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। तो इसके अंदर से कौन कौन से इसके अंदर कोशिकांग मौजूद हैं, कौन से सेल ऑर्गेनल इसके अंदर प्रेजेंट है, हमसे इसमें वो पूछा है। तो इसके अंदर ये सारे ही हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है, इसमें गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल है। तो सारे के सारे इसमें ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। हु इज़ द प्रिकर्सर ऑफ SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अग्रगामी कौन है, हमसे इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शंस में हमें दे रखा है न्यूक्लियस, राइबोसोम, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा RER। RER देखो कैसे हो जाएगा। अब RER कैसे होगा इसमें वो आप देखो। RER का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और RER का मैं आपको बना के बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ हमारा दिखता है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम हमें दिखता है। तो इसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स होने की वजह से जो हम ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं RER। ठीक है, तो ये जो डायग्राम जो भी मैं बना रही हूँ ये किसका हो गया, ये हो गया RER का डायग्राम। ये डायग्राम किसका है, RER। RER को हमने क्या बोला, ये है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जब ये राइबोसोम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल जाते हैं, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है तो आपको कैसा देखने को मिलेगा, ऐसे एकदम स्मूथ, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एकदम स्मूथ। मतलब कोई भी राइबोसोम इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तब वो क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो भाई पहले बना तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सारे राइबोसोम निकल गए, तब जाके तो वो बना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को किसने डिस्कवर किया था। तो गोल्जी बॉडी को डिस्कवर करने वाले नाम से पता चल रहा है वो है हमारे कैमिलो जॉर्जी। कैमिलो जॉर्जी ने क्या किया था, गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चीज़ें हमें दे रखी हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन लेयर ऑफ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह बाहरी नाभिकीय झिल्ली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सतत विस्तार परत होती है। ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से ही निकली हुई हमारी ऐसे ऐसे ये होती है हमारी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम्स,
राइबोसोम्स अटैच्ड होता है इन पे। इन राइबोसोम्स की वजह से ही हमने इनको क्या बोला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला। अब इनके पास में क्या है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है ना, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं हम, राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। तो क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन और सिक्रेशन का काम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, तो जब राइबोसोम नहीं होते सबसे पहले तो तभी स्मूथ बन जाती है ना। ये मैंने आपको पहले समझाया था, इट बिकम्स SCR व्हेन राइबोसोम्स आर एब्सेंट। जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो आपको उसको बोलना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उस रेटिकुलम से जब राइबोसोम्स निकल गए, हट गए, तब आप उसको क्या बोलना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SCR हमारा क्या काम करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। ये वो हार्मोन्स हैं जो कि किससे बने हुए होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, ये फैट सॉल्युबल होते हैं। जैसे जो हमारा ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो ये जो हमारे जो हार्मोन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इन मसल सेल के अंदर जो ये SCR है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। मांसपेशियों की कोशिकाओं में यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में परिवर्तित हो जाता है। फिर वहाँ जाके क्या करता है, कैल्शियम स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। कैल्शियम के भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है, कहाँ पे, मसल सेल के अंदर। SCR क्या बन गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। डिटॉक्सिफिकेशन शो करता है किसके अंदर, लिवर के अंदर, ठीक है। लिपिड सिक्रेशन, लिपिड निकालने का काम, यानी लिपिड सिक्रेशन का जो काम होता है वो होता है SCR का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे आ गए दो तरह के, वो हो गए, एक हमारे RER और एक हो गया हमारा SCR, ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। ये एक सेल ऑर्गेनल हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल फ्लैटन्ड sac arranged approximately parallel to each other in stack cis and trans। झिल्ली में घिरी हुई थैलीनुमा संरचना जो एक दूसरे के समांतर स्टैक में होती है उन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टर्न्स या सिस्टर्ने, SCR, RER या फिर ऑल। अब देखो, ये हमारी गोल्जी बॉडी है, ठीक है। सिस और ट्रांस के रूप में ये वाली जो चीज़ है ना, ये सिस और ट्रांस के रूप में ये वाली जो ये चीज़ है, ये आपसे बोल रहा है ये, तो इनको क्या बोला, इनको बोला सिस्टर्न ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिस्टर्न ने। SCR नहीं होगा, RER नहीं होगा। डैश मॉडिफाइज स्टोर्स एंड secretes the protein which are secreted from the RER। वह कौन सा ऑर्गेनल है जो RER से स्रावित प्रोटीन को संग्रहित, संशोधित और स्रावित करता है। अब देखो हुआ क्या है ना, तो ये मैं बना रही हूँ हमारी RER, ये बना रही हूँ मैं हमारी RER क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है। क्या है उनके ऊपर, राइबोसोम्स। ये हो गए हमारे राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा RER। अब इस RER ने क्या किया, इस RER ने निकाला क्या, प्रोटीन। क्या निकाला इसने, प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन ऐसे ही है, खाली प्रोटीन है मतलब ये, ठीक है। इसके ऊपर कोई ऑर्गेनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाउंड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसने सिर्फ प्रोटीन निकाल के छोड़ दिया। तो ये प्रोटीन कहाँ पे जाएगा, ये प्रोटीन जाएगा हमारी गोल्जी बॉडी में। कहाँ जाएगा ये हमारी, ये ऐसे बना रही हूँ मैं, ये हो गई हमारी गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो ये गया हमारी गोल्जी बॉडी में। ये गोल्जी बॉडी क्या करेगी, इसको, ये रहा हमारा प्रोटीन और इसने इसको मॉडिफाई करने का काम कर दिया, ठीक है। क्या किया इसने, मॉडिफाई किया, स्टोर किया, ठीक है। पूरा अच्छे से मॉडिफिकेशन का काम कर दिया। तो ये काम कौन कर रहा है, ये कर रही है हमारी गोल्जी बॉडी,
ठीक है। तो आर से जो भी प्रोटीन निकल रहा है उसको स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना, वो काम कौन कर रहा है? वो कर रही है हमारी गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट सेल्स गोल्जी बॉडीज आर नोन एज। प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम डिक्टियोजोम्स। क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स। अब देखो गोल्जी बॉडी के फंक्शंस देख लेते हैं कि गोल्जी बॉडी का काम क्या क्या होता है। इट स्टोर्स एंड मॉडिफाइज प्रोटीन्स विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द RER। यह RER से आए प्रोटीन को संग्रहित व संशोधित करता है, जैसा कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। इन प्लांट सेल्स दे आर कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। पादप कोशिकाओं में इसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। स्पर्म सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है? मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर? एक्रोजोम के अंदर। ठीक है। स्पर्म सेल जो हमारी होती है, जो उसमें गोल्जी बॉडी क्या होती है? एक्रोजोम में परिवर्तित हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स। ये फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स क्या करते हैं? ओवा को जाके फर्टिलाइज करते हैं। शुक्राणु कोशिकाओं में यह एक्रोजोम में परिवर्तित होता है, जो निषेचन एंजाइम्स को समाहित करता है। पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर टू बी ग्लाइकोसाइलेटेड। ग्लाइकोसाइलेशन यानी ग्लाइकोसाइलेशन का काम कौन करता है? ग्लाइकोसाइलेशन का काम भी करती है हमारी कौन? गोल्जी बॉडी। इट सिंथेसाइजेस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड बनाती है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। अब देखो, तो हमें देखना है क्या? हमें देखना है ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है। तो ग्लाइकोसाइलेशन सबसे पहले तो करता कौन है? ग्लाइकोसाइलेशन करती है हमारी कौन? हमारी गोल्जी बॉडी। अब ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है? देखो, सबसे पहले जो हमारा RER है, ठीक है, RER, इसने क्या निकाला? इसने निकाला प्रोटीन। ठीक है। इसने क्या रिलीज़ किया? क्या सिंथेसाइज किया इसने? प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारा ओलिगोसैकेराइड से कंबाइन होके किससे? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड से कंबाइन होके ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाता है ये बनाता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब देखो, SER ने क्या बनाया? SER ने बनाया लिपिड। क्या बनाया SER ने? SER ने बनाया लिपिड। हमने इसको भी ओलिगोसैकेराइड से कंबाइन किया। ठीक है। ये गोल्जी बॉडी कर रही है, इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो इस ओलिगोसैकेराइड से कंबाइन होकर इसने क्या बनाया? इसने बनाया हमारा ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? ये बनाती है हमारी गोल्जी बॉडी। और एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन। है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी का काम है ग्लाइकोसाइलेशन। ये देखो, गोल्जी बॉडी का काम है ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या? ग्लाइकोलिपिड बना रहा है और ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। ठीक है। तो इससे हमें पता ये भी चल गया कि RER ने रिलीज़ किया प्रोटीन, ओलिगोसैकेराइड से कंबाइन होकर इसने क्या बनाया? ग्लाइकोप्रोटीन। और SER से हमें मिला लिपिड। तो गोल्जी बॉडी ने ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू क्या बनाया? ग्लाइकोलिपिड। ये देखो, ये हमें दे रखा है। तो ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स द फॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी हमने समझा। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण या संश्लेषण होता है। गोल्जी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम बनाने का काम भी कौन करती है? वो करती है हमारी गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में अब हमें इसमें बताना है। तो इसके पास क्या होता है? एसिडिक pH होता है 4.5। इसका pH अम्लीय होता है 4.5। सही बात है। possess हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो इसमें होते ही हैं डाइजेशन के लिए। ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। इसे आत्मघाती थैलियाँ भी कहा जाता है। और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अब देखो, इसे सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं? जो लाइसोजाइम्स है ना, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसोजाइम्स बनाने का काम कौन करता है। लाइसोजाइम्स बनाने का काम करती है हमारी गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। अब देखो, इसको सुसाइडल बैग्स क्यों बोला? इसको सुसाइडल बैग्स इसलिए बोला क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हो, आपने कुछ खाया नहीं होता है, जब आप फास्टिंग करते हो सबसे पहले, तभी ये लाइसोसोम्स एक्टिव होते हैं। एक्टिव होके आपके बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन टॉक्सिन्स को खाने का काम करता है ये लाइसोजाइम्स। इसीलिए कहा जाता है कि वीक में एक बार आपको फास्टिंग करनी चाहिए, आपको उपवास करना चाहिए, बिना अन्न के रहना, मतलब बिना खाए पिए आपको रहना चाहिए। आप पानी पर एक दिन रह के देखो, आपको अगर अपने आप को, अपनी बॉडी को अगर आपको कैंसर फ्री रखना है तो हफ्ते में एक बार उपवास करना अति आवश्यक है। क्या करता है ये? जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन हमारी बॉडी के अंदर जो भी लाइसोजाइम्स हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको खाने का काम ये करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपने उपवास रखा उतना ज़्यादा ही आपने अपनी बॉडी को कैंसर फ्री रखा, डिजीज़ फ्री रखा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो फास्टिंग से क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लाइसोसोम क्या होता है? एक्टिवेट होता है, प्रिवेंट्स कैंसर एंड डाइजेस्ट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। क्या करता है? उपवास करने से विषरण होता है, लाइसोसोम सक्रिय होता है, यह कैंसर से बचाव करता है और शरीर से विषैले तत्वों को हजम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है? The membrane that surrounds the vacuole in plant cells. पौधों की कोशिका में रसधानी को घेरने वाला झिल्ली। It digests the toxins in the cell. यह कोशिका में विषैले तत्वों को हजम करता है। Modification of proteins and lipids और all. अब हमें इसमें बताना है कि टोनोप्लास्ट क्या है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट क्या करता है? टोनोप्लास्ट का जो काम है वो यही काम है कि ये वैक्यूल को सराउंड करके रखता है। ये एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो प्लांट सेल के अंदर जो हमारे वैक्यूल से उसको सराउंड रखने का काम करती है। डाइजेस्ट टॉक्सिन्स इन द सेल ये कौन करता है? ये करता है हमारा लाइसोसोम, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और लिपिड कौन करता है? ये करती है हमारी गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इन प्लांट सेल्स इट कवर्स 90 to 95% of the space which is filled with cell sap. Which cell organelle is this? पौधों की कोशिका में यह 90 से 95% स्थान घेरता है जो सेल सैप कोशिका द्रव्य से भरा होता है। यह कौन सा कोशिकांग है? वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो हमारा कोशिकांग है ये है हमारा वैक्यूल्स। क्या है ये? ये है हमारा वैक्यूल्स, ठीक है। तो वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? इट टर्जिडिटी ऑफ द सेल, कोशिका की स्फीति मेंटेन करता है सेल, है ना। इट मेंटेन्स द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजलिंग का ध्यान कौन रखेगा? वैक्यूल्स। रंध्रों का खुलना और बंद होना, बॉयंसी का काम भी कौन करता है? वैक्यूल्स। ऑस्मोरेगुलेशन, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी दो तरह के देखे थे हमने, कौन कौन से देखे थे? एक था गैस वैक्यूल और दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो इसमें टाइप्स भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख देती हूँ। हमने इसमें दो तरह के देखे थे वैक्यूल। पहला हमने इसमें देखा था गैस वैक्यूल और दूसरा हमने इसमें देखा था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो उछाल, जो बॉयंसी का जो काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था हमारा गैस। और ऑस्मो रेगुलेशन का जो काम कर रहा था वो कौन सा कर रहा था? हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ। मिडिल लैमेला किससे बनी होती है? सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और कैल्शियम पेक्टेट। तो प्लांट सेल के अंदर होती है सबसे पहले तो ये मिडिल लैमेला, ठीक है।
और ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है हमारी कैल्शियम पेक्टेट। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। अब देखो मिडल लैमेला होती क्या है। यहाँ पे मान लो मैंने बनाई एक प्लांट सेल और ये मैंने बनाई दूसरी प्लांट सेल, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़े रखने का जो काम करती है ना, इन दोनों को जोड़े रखने का जो काम करती है, ठीक है, सीमेंट की तरह जो काम करती है, इनको जो जोड़े रखने का जो काम करती है वो कौन करती है? वो करती है हमारी मिडल लैमेला, है ना। ये प्लांट की कोई एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इन दोनों को जोड़े रखने का काम कौन करेगी? ये करेगी हमारी मिडल लैमेला। व्हाट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इट इज़ द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल्स। यह दो पौधों की कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्मिक संपर्क है। इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच जॉइंस टू प्लांट सेल्स। यह कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है जो दो कोशिकाओं को जोड़ता है। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल वॉल। यह पौधों की कोशिका भित्ति की सबसे बाहरी परत होती है। इट होल्ड्स द जेनेटिक मटीरियल इनटू इट। यह आनुवांशिक पदार्थ को अपने अंदर रखता है। हमसे इसमें पूछा प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, तो ये क्या है? ये प्लांट, दो प्लांट सेल के अंदर के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट से तो कौन बनी होती है? कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है हमारी मिडल लैमेला। तो यहाँ पे ये आ गई कौन? यहाँ पे आ गई हमारी ये मिडल लैमेला। ये हो गई हमारी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला बनी होती है कैल्शियम पेक्टेट से, ठीक है। इट होल्ड्स द जेनेटिक मटेरियल इनटू इट। सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल के बारे में सही कथन आपको बताने हैं, है ना। पौधों की कोशिका भित्ति के बारे में सही कथन की आपको पहचान करनी है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। यह पेक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। इट मेंटेन्स शेप, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन। आकार बनाए रखती है, यांत्रिक शक्ति और सहारा प्रदान करती है, संक्रमण से बचाती है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रिवेंट्स बर्स्टिंग। कोशिका से कोशिका संपर्क में मदद करती है, फटने से रोकती है। ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी जो कार्य आपको इसमें दिए गए हैं ये सारे के सारे किसके हैं? कोशिका भित्ति के हैं, प्लांट सेल वॉल के। अब आपसे इसमें पूछा है एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? आपको इसमें ये बताना है। मेनन्स, गैलेक्टन्स, सेल्यूलोज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एल्गल की जो सेल वॉल है वो इन तीनों से बनी होती है। फंजाई की भी आपसे पूछी गई है इसमें। फंजाई सेल वॉल इज कम्पोज्ड ऑफ। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? मेनन, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज या फिर काइटिन। तो ये बनी होती है हमारी काइटिन की। मेनन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये सब किसकी थी? ये सब हमारी थी एल्गे की, है ना, शैवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा झिल्ली के बारे में सही कथन का चयन करें। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। इट इज़ एम्फीपैथिक इन नेचर, कंटेन्स बोथ वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल पार्ट्स। यह द्विपक्षीय प्रकृति की होती है, जल में घुलनशील और अघुलनशील दोनों भाग में होती है। देखो इसको एम्फीपैथिक नेचर बोला ही इसीलिए है क्योंकि ये कभी डिसॉल्व हो रही है और कभी डिसॉल्व नहीं हो रही है ना। इसके कुछ पार्ट जो हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं और कुछ पार्ट्स जो है वो वाटर के अंदर इसके सॉल्युबल नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? एम्फीपैथिक नेचर का इसमें हमने इसको बोला है। पजेस पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। इसके पास इसमें परिधीय प्रोटीन और अभ्यंतरिक प्रोटीन होते हैं। अब देखो पेरिफेरल मतलब इसके बॉर्डर में भी प्रोटीन प्रेजेंट है, बीच बीच में भी प्रोटीन प्रेजेंट है और एकदम अंदर की तरफ भी इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है।
डिस्कवर्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन ने इसे खोजा था। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हु डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कवर करने वाले थे हमारे सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने मॉडल दिया था 1972 में। क्या मॉडल था वो? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन्होंने दिया था। ग्रीगर मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो थे, इन्होंने हमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी दी थी और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी इन्होंने हमें दी थी। फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दिया था वो हम दिया था किसने? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है इन्होंने दिया था। कब दिया था? 1972 में दिया था। तो अब हम देख लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आखिर था क्या, जो कि सिंगर और निकोलसन ने हमें दिया था 1972 में। तो इनके अनुसार जो हमारी जो फॉस्फोलिपिड जो है, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ इस तरीके से बनी होती है। ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से बनी होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरीके से इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब इस मॉडल का कहना ये था, इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये था कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारी फॉस्फोलिपिड है ना, इन फॉस्फोलिपिड के बीच में ना प्रोटीन्स तैर रहे हैं। ये प्रोटीन्स जो है ना, ये कुछ इनके बाहर भी हैं, कुछ एकदम बीचों बीच भी हैं, कुछ एकदम बाहर बाहर आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ एकदम अंदर घुसे हुए हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड एक तरह का लिपिड, एक तरह का लिक्विड हो गया इसमें। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके अंदर प्रोटीन्स जो है ना वो तैर रहे हैं इधर उधर। उसी तरीके से जैसे आप एक ग्लास में, पानी की ग्लास में आपने ग्लास भरी है पानी की, उसके ऊपर आपने आइस क्यूब्स डाल दिया, तो आइस क्यूब बर्फ़ जो है वो आपकी कैसे तैर रही है पानी के ऊपर। तो वो जो बर्फ़ है ना वो क्या हो गया? वो हो गया आपका प्रोटीन, और जो आपका जो पानी है वो क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। इस मॉडल के अनुसार यही था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इज़, निष्क्रिय परिवहन के लिए सही कथन आपको इसमें बताना है। इट रिक्वायर्स ATP, इसमें ATP की आवश्यकता होती है। इट डजेंट रिक्वायर ATP, इसमें ATP की आवश्यकता नहीं होती। मूवमेंट अकर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड नो चैनल्स आर रिक्वायर्ड, B and C बोथ। संचलन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है और किसी चैनल की आवश्यकता नहीं होती। देखो इसमें क्या बोला है? पैसिव। पैसिव मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब अपने आप हो रहा है ना। एक्टिव नहीं है, पैसिव है। ठीक है, तो एनर्जी आपको नहीं देनी है इसमें। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है इसमें। अब देखो, जैसे जो पानी है, ठीक है, पानी जो है जहाँ ढलान ज़्यादा होगी वहाँ बहेगा ना वो। ठीक है, जहाँ ढलान ज़्यादा होगी वहाँ बहेगा वो। जैसे आपने कोई पहाड़ देखा, तो कोई पहाड़ ऊंचा है, तो पानी को कभी आपने चढ़ते हुए देखा, या फिर आप अपने आप को ही मान लो, आप पहाड़ नीचे से ऊपर तक चढ़ोगे आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो लेकिन आपको क्या करना है, जब आपको पहाड़ से उतरना है तो उतरते टाइम आपको इतनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप आराम से जल्दी से उतर जाते हो, है ना। तो वैसे पैसिव में भी यही है, आपको एनर्जी नहीं देनी है। और इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ रहा है। हायर कंसंट्रेशन हमारा पहाड़ वाले सेंस में बोला गया, तो हायर कंसंट्रेशन क्या हो गया? ऊंचाई पर जब हम है, तो ऊंचाई से अगर जब हम एकदम नीचे की तरफ आएंगे तो हमको एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हमारा हो गया D, B and C बोथ। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अपोजिट है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये भी मैं आपको एक पहाड़ वाले एग्जांपल से समझा देती हूँ कि पहाड़ चढ़ने के लिए आपको एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसमें भी ATP की ज़रूरत पड़ेगी। ATP का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP का फुल फॉर्म मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। तो ATP हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मूवमेंट अकर्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हमारा लोअर कंसंट्रेशन क्या था जब हम ज़मीन पर खड़े थे?
जब हम पहाड़ चढ़ रहे थे धीरे धीरे तो लोअर से हाई की तरफ गए ना, लो से हाइट की तरफ गए आप। फॉर विच पम्प्स आर रिक्वायर्ड, दैट इज़ सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प, जिसके लिए पंप की आवश्यकता होती है। इसमें सारे कथन इसके लिए सही है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आई होप आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया होगा। अगला सवाल हमारा हम देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम के लिए सही कथन क्या है? डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड, इसे जॉर्ज पैलेड ने खोजा था। इट इज़ मेम्ब्रेन लेस इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, यह बिना झिल्ली का होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में। मेड अप ऑफ RNA एंड 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यह RNA और 80 प्रकार के प्रोटीन से बना होता है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो RNA है इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है हमारा राइबोसोमल RNA। ये क्या है हमारा राइबोसोमल RNA। सिंथेसिस ऑफ RNA अकर्स इन, RNA का जो सिंथेसिस है, RNA का जो संश्लेषण है वो कहाँ होता है? हमसे इसमें ये पूछा गया है। क्या वो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लिन में, या फिर न्यूक्लियोइड में? ठीक है, हमसे पूछा है कि इसका सिंथेसिस जो है वो कहाँ होता है। तो इसका जो सिंथेसिस है वो होता है हमारा न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस कहाँ मौजूद होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। यहाँ पे हमारा क्या बनता है? RNA बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम कंटेन्स हाउ मेनी सब यूनिट्स इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम में कितनी उप इकाइयाँ होती है? 1, 1, 2, 60S, 40S। 60S क्या हो गई? बड़ी हो गई। 40S छोटी हो गई। 3 या फिर 4? कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड बी, 60S और 40S। इसमें 2 सब यूनिट होती है। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ना 60S 40S, तो इसमें ये S क्या है? S का मतलब क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट क्या? इट इज़ अ मेजर ऑफ डेंसिटी। ठीक है, घनत्व की इकाई होती है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बार पढ़ रहे हैं हम। राइबोसोम को हम क्या बोलेंगे? राइबोसोम हो गई हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? सुसाइडल बैग। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल? क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पे? उसकी मैट्रिक्स में होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूछा जाए तो वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? occurs in the inner membrane of mitochondria. What is the main function of the Krebs cycle? अब Krebs cycle का काम क्या है? Breaks down nutrients like carbohydrates, fats and proteins to produce energy. यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। Produces energy in the form of ATP. ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। Both A and B और none of the above. तो Krebs cycle का काम क्या है? Krebs cycle का काम क्या है? Krebs cycle का काम है दोनों। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन सारी चीज़ों को तोड़कर, और दूसरा क्या करता है? एटीपी। और जो एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है ये कौन से फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है? ये एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम हमारा देखते हैं, व्हाट आर क्रिस्टे? क्रिस्टे क्या है? द इनर फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली की अंदर की ओर मुड़ी हुई संरचना। द ऑर्गेनल दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन। एक कोशिकांग जो गमन में सहायक होता है। प्रोड्यूसेस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? ये है हमारी इनवर्ड इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया हम बनाते हैं, ये हो गई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर की लेयर। ये अंदर की लेयर जो है ना ऐसे ऐसे कुछ बनी होती है ये। तो इसी को हमने क्या बोला? यही हो गई हमारी क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको सही स्टेटमेंट्स बतानी है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। एकदम सही बात है। जितना ज़्यादा आप वर्कआउट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को वर्किंग जोन में लेके आओगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव होगी, उतनी ज़्यादा ही एटीपी रिलीज़ होती रहेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का जो काउंट होगा वो ज़्यादा होगा। एकदम सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया एट द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक श्वसन का स्थल है। एकदम सही बात है ये। इसके पास में खुद का सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है और 70s राइबोसोम होता है। एकदम सही बात है ये। प्रोटीन सिंथेसिस, भाई खुद का डीएनए और राइबोसोम है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा ही, सही दिखती बात है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। एकदम सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। Plastids are the only cell organelles which are present only in plant cell. प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला एकमात्र कोशिकांग है। स्टेटमेंट 2, दे आर ऑल्सो फाउंड इन यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिना जैसे जीवों में भी पाया जाता है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। बोथ आर करेक्ट और बोथ आर इनकरेक्ट। आपको इसमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से सबसे सही चीज़ क्या है। ये प्लास्टिड्स, ये क्या सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं या फिर ये यूग्लिनॉइड्स में भी पाए जाते हैं? तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे एकदम सही हैं। प्लास्टिड जो है वो यूग्लिनॉइड में भी पाया जाता है और हमारे प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ी सी बातें हम और करेंगे। प्लास्टिड्स के टाइप्स हम देखेंगे अभी इसमें। तो टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्लास्टिड्स से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो वो एकदम सही होगा, वो गलत ना हो। तो हमारे पास 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा इसमें आया हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो आया वो आया हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। ये 3 तरह के प्लास्टिड के टाइप्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, तो जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट होता है वो होता है कलरलेस। इसमें आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे अमाइलोप्लास्ट। एक एग्जाम्पल हमारे पास आया अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? अमाइलोप्लास्ट करता है स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इट स्टोर्स स्टार्च। दूसरा हम देखते हैं, ये है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या काम करता है? फैट और ऑयल को स्टोर करता है। स्टोर्स फैट एंड ऑयल। और एक होता है हमारे पास में एल्यूरोप्लास्ट। एक होता है हमारे पास में एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन स्टोर करने का काम करता है। स्टोर्स प्रोटीन, ठीक है। ये हो गई ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बातें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट के पास क्या होता है, डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैव डिफरेंट colored pigments। इसके एग्जाम्पल्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, एंथोसाइनिन, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो आई होप प्लास्टिड्स उसके टाइप्स आपको समझ में आए होंगे। प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, कलरलेस होता है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टोर करता है स्टार्च को। इलायोप्लास्ट क्या करता है, फैट और ऑयल को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, उसमें डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके जो एग्जांपल्स हो सकते हैं वो हो सकता है हमारे कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स और एंथोसाइनिन। और थर्ड टाइप हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है द कैल्विन साइकिल C3 साइकिल अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो हमारी कैल्विन साइकिल है वो क्लोरोप्लास्ट के कौन से एरिया में होती है, कौन से जगह पे होती है, कौन से पार्ट में होती है, तो ये होती है स्ट्रोमा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, स्ट्रोमा। C3 साइकिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड। C3 चक्र, कैल्विन चक्र किस यौगिक निर्माण के लिए उत्तरदायी है, क्या बनाता है, मतलब C3 साइकिल से हमें एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है, हमसे इसमें ये पूछा है, ठीक है। तो C3 साइकिल से हमें इसमें मिलता है क्या, ग्लूकोज। इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज मिलता है हमें इससे, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है, हमसे इसमें पूछा, तो ये होता है स्ट्रोमा लेमिली में। किस में होता है, स्ट्रोमा लेमिली में। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन। क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ मिलते हैं आपको, तो ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, थाइलाकॉइड्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स के कार्य क्या हैं, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिविजन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और बोथ ए एंड बी। कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूरी तंतु बनाना, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण और ए या बी दोनों। तो जो हमारा जो फंक्शन है सेंट्रियोल का वो है दोनों। ये सेल डिवीजन में भी काम करता है और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाने का भी काम ये करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में आपको सही चीज़ें बतानी है, क्या क्या होता है इसमें। फिलामेंटस प्रोटीनेशियस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। सूत्रनुमा प्रोटीन युक्त साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी एंड मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। यांत्रिक समर्थन, गति और कोशिका के आकार को बनाए रखने में सहायता करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, होलो इन स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोस्केलेटन का भाग है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं और खोखले होते हैं या फिर सभी। तो ये सारे कथन जो आपको दिए हुए हैं ये साइटोस्केलेटन के लिए सारे के सारे सही हैं, ठीक है। साइटोस्केलेटन ये सब होता है, फिलामेंटस भी होता है, सूत्रनुमा भी होता है, प्रोटीनेशियस भी होता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, सेल का शेप मेंटेन करने का काम ये भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें मैच करना है, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दे रखी है, कुछ सीलिया के बारे में है और कुछ फ्लैजिला के बारे में है, तो ये आपको इसमें मैच करना है, ठीक है।
तो इसमें जो हमारे जो सीलिया हो गए वो हो गए हमारे यूनी डायरेक्शनल, है ना। सीलिया क्या होते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। तो फर्स्ट का हो गया ए, फर्स्ट का हो गया ए, तो यानी सी और डी ऑप्शन अपने आप कट हो गए, ठीक है। फिर फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला हो गया हमारा बाई डायरेक्शनल, तो फर्स्ट का ए एंड सेकंड का सी, तो ये रहा सेकंड का सी। सीलिया जो होते हैं वो यूकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। सीलिया यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रोकैरियोट्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसलिए सीलिया जो है वो हमारे पाए जाते हैं यूकैरियोट्स में। तो थर्ड का हो गया बी, और फ्लैजिला आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ द कंडेंस्ड पैक्ड और पैक्ड फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज़ दिस। यह आनुवांशिक पदार्थ का संकुचित या पैक किया हुआ रूप होता है, यह क्या है। जीन, प्रोटीन, मिनरल और क्रोमोसोम। तो देखो इसमें क्या पूछा है, कंडेंस्ड पूछा है और पैक्ड पूछा है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हाइड्रोजन परऑक्साइड इन एनिमल सेल्स। निम्नलिखित में से कौन पशु कोशिकाओं में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाता है। पेरोक्सीजोम, सेंट्रोजोम, सीलिया या प्लास्टिड। तो जो पेरोक्सीजोम्स होते हैं ना, पेरोक्सीजोम्स का काम ही यही होता है, क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, और पेरोक्सीजोम्स क्या बनाते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड। माइक्रोबॉडीज कंटेन्स एंजाइम्स which helps in fat metabolism. Which one is correct? माइक्रोबॉडीज़ में वह एंजाइम होता है जो वैसा चयापचय में मदद करता है। सही विकल्प कौन सा है। ग्लाइकोसोम प्लांट सेल, लाइसोजाइम प्लांट सेल, ग्लाइकोसोम एनिमल सेल, प्रोटीएसेस एनिमल सेल। अब देखो माइक्रोबॉडीज़ जो है ना वो क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। किस में करता है, प्लांट सेल के अंदर करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लांट सेल। किस एंजाइम के थ्रू करता है, ग्लाइकोसोम एंजाइम के थ्रू करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोसोम एंजाइम हो गया, क्या करता है, फैट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। किसके अंदर करता है, प्लांट सेल के अंदर करता है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए, प्रोटीन, फैट, ए एंड बी बोथ। तो क्रोमोसोम्स में डीएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक्स अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड। वे जीव जिनकी कोशिका में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है कहलाते हैं। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ए एंड बी बोथ और नन। तो इसमें हमसे पूछा है कि आपको वो जीव बताने हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो नहीं होती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको प्रोकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोकैरियोट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग एनी न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड अ। केवल न्यूक्लिक एसिड युक्त अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियोइड रिक्तिकाएँ या कोई नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड वैक्यूल्स या नन। अब इसमें पूछा है कि ऐसा रीजन या ऐसी जगह जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा नाभिकीय क्षेत्र या फिर न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। तो ये आपको किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड में। किस में मिलेगा, ये आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम कौन करता है, वो करती है हमारी गोल्जी बॉडी। वो कौन करती है, वो करती है हमारी गोल्जी बॉडी। मैंने आपको ये भी बोला था कि जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या निकालती है, क्या सिंथेसाइज करती है, वो करती है लिपिड। लिपिड निकालने का काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
वहीं पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहले तो हमने उसको रफ क्यों बोला, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स होने की वजह से वो क्या सीक्रेट करता है, क्या निकालता है, वो प्रोटीन बनाने का काम करता है, प्रोटीन निकालने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिपिड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SCR और RER आएगा, है ना। अब आपसे इसमें पूछा है कि मॉडिफिकेशन कौन कर रहा है ना। प्रोटीन में संशोधन और पैकेजिंग कौन सा कोशिकांग कर रहा है, आपसे इसमें ये पूछा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें करना है गोल्जी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। किसी जीव की स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई हमेशा आपसे अगर पूछा जाए, इंडिपेंडेंट पूछा जाए, है ना, स्वतंत्र अस्तित्व पूछा जाए, तो इसमें आएगी हमेशा आपकी सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द अमाउंट ऑफ डैश प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टू फैसिलिटेट मूवमेंट। पौधों की कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा कोशिकाओं की संरचना को परिवर्तित कर गति को सुगम बनाती है। अब देखो, इसमें जो इसका आंसर होगा वो होगा पानी। वो क्या होगा, वाटर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो वाटर है वो क्या करता है, सेल्स में डरकर प्रेशर क्रिएट करता है ना। प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो हमारी स्टोमेटा है वो या तो बंद हो जाती है, वो खुल जाती है। तो स्टोमेटा का बंद होना और खुलना किसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, पानी के प्रेशर पे डिपेंड करता है। पानी ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, पानी कम है तो प्रेशर कम लगेगा, है ना। तो इसीलिए जो मूवमेंट भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड करेगा, पानी पे डिपेंड करेगा। वाई डू प्लांट्स रिक्वायर लेस एनर्जी। पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है। बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ डेड सेल्स, क्योंकि उनमें बहुत सारी मृत कोशिकाएं होती हैं। बिकॉज दे ग्रो ओनली इन हाइट, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में ही बढ़ते हैं। बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अब देखो, हकीकत में होता क्या है कि आपको अगर अपनी हाइट बढ़ानी है ना, तो सबसे पहले तो आपकी जो हाइट है वो आपके हेरिडिटी पे डिपेंड करती है, आपके जीन्स पे डिपेंड करती है ना। आपके जो भी पूर्वज हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, उनकी एक क्या हाइट होती है, एवरेज हाइट, तो उसी हिसाब से एक तो हाइट बढ़ती है। हाइट का सबसे ज़्यादा मेजर रोल हेरिडिटी का है, तो दूसरा मेजर रोल आपकी एक्सरसाइज का भी है। तो अगर आप एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हो आपके ग्रोइंग फेज़ में, है ना, जब आपकी जो बॉडी है, जब आपका जो शरीर है, अगर वो ग्रोइंग अवस्था में है ना, तो वो क्या करेगा, आप जितना अपनी बॉडी की सेल्स को, मसल्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे ना, जितना बोन्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करोगे, तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हड्डियों में होगी, तो उससे क्या होगा, उससे भी हाइट बढ़ती है। ठीक है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन हाइट कब बढ़ेगी, जब आप कुछ मेहनत करोगे। एक हाइट बढ़ती है हेरिडिटी की वजह से, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, हेरिडिटी से भी अच्छी मुझे मेरी हाइट चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो देखो हाइट में तो लगी रही है ना। खाना बनाने में भी मेहनत लगती है, लेस एनर्जी की बात कहाँ से आई। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है तो भी एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी प्लांट को क्यों कम ज़रूरत होती है इनकी, क्यों, क्योंकि इनके पास में अधिकतर क्या होती है, डेड सेल्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों होती है। बिकॉज सेल वॉल्स प्रोटेक्ट प्लांट सेल्स फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। क्योंकि कोशिका भित्तियाँ पौधों की कोशिकाओं को विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से बचाती है। बिकॉज प्लांट सेल्स आर लिविंग, क्योंकि पौधों की कोशिकाएं जीवित होती है। बिकॉज प्लांट सेल्स डू नॉट हैव अ सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। बिकॉज इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। हमसे इसमें पूछा गया है किसके बारे में, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल में ज़्यादातर जो हमें सेल्स मिलती हैं वो क्या मिलती है, डेड देखने को मिलती है। और सेल वॉल का काम क्या होता है, टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, किसी भी कोशिका के आकार को बनाए रखना। टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल, है ना, टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से सेल वॉल क्या है, प्रोटेक्ट करती है ना, किसी भी प्लांट को।
तो इसीलिए प्लांट के पास में क्या होती है, सेल वॉल होती है। भाई प्लांट की जो सेल वॉल है उसमें ज़्यादातर सेल्स तो डेड है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। अब प्लांट सेल के पास में सेल मेम्ब्रेन नहीं है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। प्लांट सेल के पास में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का सेल वॉल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर देयर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ अंतर्द्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो इसमें सब कुछ दे दिया आपको ऑप्शंस में, इसमें दो भी दे दिया, उनके टाइप्स भी बता दिए, और लास्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ऑल। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपको क्या करके आना है, ऑल करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। कई जहर और दवाओं को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोसोम, रफ अंतर्द्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम। तो इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन और पॉइजन्स और ड्रग्स को जो डिटॉक्सिफाई करने का जो काम करता है, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम करता है सेल ऑर्गेनल, वो है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इट इज़, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं, इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं। विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कोई भी मूवमेंट को, है ना, सब्सटेंस के कोई भी मूवमेंट को क्या काम कर रहा है, ये कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना। तो इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, इस नेचर को हम बोलते हैं, ये नेचर हो गया हमारा सेलेक्टिवली, ये जो नेचर हो गया ये हो गया हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या हो गया ये हो गया हमारा सेलेक्टिवली परमिएबल। तो सेलेक्टिवली परमिएबल कौन सा ऑर्गेनल होता है इन सब में, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। निम्न में से कौन से केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस ये एनिमल में भी पाया जाता है। इसमें पूछा है कि कौन सा पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो वो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन। अब स्मॉलेस्ट सेल हमने पढ़ी थी कि स्मॉलेस्ट सेल किसको हम बोलते हैं, है ना। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या थी हमारी देखो अगर आपसे जब भी पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट सेल के नाम पे आपको क्या करके आना है, आपको करके आना है क्या, माइकोप्लाज्मा। क्या करके आना है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक तरह का क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है एक तरह का बैक्टीरिया। क्या होता है माइकोप्लाज्मा, एक तरह का बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। अब देखो नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल आपके पास में अगर पूछ लिया, क्या पूछा अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट सेल, अगर आपसे पूछा लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल में आप क्या करके आओगे, लार्जेस्ट सेल में आप करके आओगे ऑस्ट्रिच एग या फिर एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आपसे लॉन्गेस्ट सेल पूछा है, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछा है तो वो कौन सी है, वो है हमारी नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबी होती है, ठीक है। सबसे छोटी सेल अगर आपसे पूछी है तो वो हो गया हमारा माइकोप्लाज्मा, जो कि बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है। लार्जेस्ट सेल आपसे पूछा है तो वो हो गया आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, और लॉन्गेस्ट सेल अगर आपसे पूछी है तो वो हो गई हमारी नर्व सेल। व्हाट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर जेली जैसा पदार्थ क्या होता है, ये होता है हमारा साइटोप्लाज्मा, है ना। न्यूक्लियस सबसे बीचों बीच होता है, सेल वॉल सबसे बाहर होता है, और राइबोसोम होती है हमारी प्रोटीन फैक्ट्री। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। कोशिका का कौन सा भाग आनुवांशिक सामग्री रखता है।
न्यूक्लियस रखता है आनुवांशिक सामग्री, है ना। न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, डीएनए होता है, तो वही क्या हो गई हमारी आनुवांशिक सामग्री। विच ऑर्गेनल हेल्प्स इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट इनसाइड द सेल। अब ये क्या कर रहा है, ये पैकेजिंग भी कर रहा है और क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है ना। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी गोल्जी बॉडी। क्या हो गई ये हमारी गोल्जी बॉडी। अगला आपसे पूछा है द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल है तो वो है हमारी एग सेल। एग सेल मतलब फीमेल के अंदर होती है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ओवम। क्या हो गई ये ओवम सेल। ओवम जो होती है ना सबसे लार्जेस्ट होती है ये, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ओवम, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है ना, इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है अप्रॉक्स 100 माइक्रोमीटर। क्या होता है, अप्रॉक्स 100 माइक्रोमीटर। विच सेल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में इनमें क्या नहीं होता है, ठीक है, एनिमल सेल में क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन अ सेल। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है भाई, वैक्यूल का जो फंक्शन होता है स्टोरेज का काम होता है, उसके अंदर क्या होता है, सेल सैप होता है ना, स्टोर करके रखता है चीज़ों को। विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है वो काम आता है, पौधों की कोशिका का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी, एनर्जी प्रोवाइड करना। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, एटीपी, एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट करता है फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसमें एनर्जी प्रोडक्शन का काम कौन सा हो जाएगा, ये करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है, डाइजेशन नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। विच सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कौन सा सेल ऑर्गेनल करता है, यानी कोशिका श्वसन में कौन सा कोशिका मदद करता है। तो इसमें जो आंसर होगा ना, इसमें होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कौन से एनवायरनमेंट में रह के प्रोड्यूस करता है, एरोबिक कंडीशंस में रह के, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये वह कोशिकांग है जो कोशिका श्वसन में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेल्यूलर। इसमें से आपको बताना है यूनिसेल्यूलर कौन से हैं। तो ये हमारे बाकी के जितने भी दे रखे हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं हमारे मल्टी सेल्यूलर। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर इनमें हमारा एक ही है और वो है हमारा अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, किडनी पूछी है इसमें हमसे, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछा है ना। वक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो वो है हमारी नेफ्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है कोशिका सेल। विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। कोशिका का कौन सा भाग वंशानुक्रम के लिए उत्तरदायी है, क्रोमोसोम, राइबोसोम, रिक्तिकाय या फिर साइटोप्लाज्म। मतलब इनहेरिटेंस के लिए, वंशानुक्रम के लिए कौन सा जिम्मेदार है इसमें, वो क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम गुणसूत्र की वजह से ही जो है हमें इनहेरिटेंस देखने को मिलता है, वही प्रॉपर्टी शो करता है इनहेरिटेंस की। विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है आपको बताना है। तो इसमें जो बैक्टीरिया है हमारी, वो है हमारी प्रोकैरियोट। बाकी सारे ऑप्शंस में जो हमें दे रखी है वो सारी क्या है, यूकैरियोट। तो ये जो सारी है, ये सारी क्या है, ये है हमारी यूकैरियोट। द organelle that stores water, waste and food.
देखो स्टोरेज का काम कौन करता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, स्टोरेज का काम करता है हमारा वैक्यूल। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। विच ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल, यकृत कोशिकाओं में विषहरण में कौन सा कोशिकांग शामिल होता है। देखो इसमें जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो करती है, हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, हम अभी भी इसमें पढ़ेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है हमारी स्मूथ ईआर, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन निकालना, ठीक है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, गोल्जी बॉडी का काम है मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का, ठीक है। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट सेल्स, पादप कोशिकाओं में सबसे भारी परत कौन सी है, सबसे भारी परत कौन सी हो गई इसमें, सेल वॉल। पहले होती है सेल वॉल, फिर होती है सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपको इसमें डायग्राम दे रखा है और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कौन से कोशिकाओं का नाम क्या क्या है ना। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा, आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो पहला हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा, पहला क्या हो गया हमारा साइटोप्लाज्मा। तो कहाँ दे रखा है साइटोप्लाज्मा, फर्स्ट साइटोप्लाज्मा इसमें दे रखा है हमें यहाँ पे, ये हो गया पहला साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव्य। दूसरा दूसरा हमारे पास में क्या है, दूसरा हमारे पास में गोल्जी अपैरेटस है ना, जीबी, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी, ये आ गई गोल्जी बॉडी। दूसरे में भी दे रखा है, लेकिन इसमें थर्ड ऑप्शन में पहला माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये गलत हो गया। तीसरा है हमारा न्यूक्लियस, ये रहा हमारा न्यूक्लियस। चौथा है हमारा एससीआर, चौथा है हमारा एससीआर। पांचवा है आरईआर। छठी हमारी हो गई इसमें सेल मेम्ब्रेन। सेवेंथ इसमें हो गया हमारा लाइसोसोम सॉरी। और एट्थ इसमें हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। अब वेयर इज़ ग्लाइकोसाइलेशन अकर्स, कोशिका में ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है। ग्लाइकोसाइलेशन आपसे पूछा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइलेशन होता कहाँ है ना। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा कोशिकांग वो है। अब देखो ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, ग्लाइकोसाइलेशन होता है हमारा गोल्जी बॉडी में। कहाँ होता है ग्लाइकोसाइलेशन, ये होता है हमारा गोल्जी बॉडी में, है ना। गोल्जी अपैरेटस भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो अब इसमें हमारी गोल्जी बॉडी कौन सी है, इसमें हमारी जो गोल्जी बॉडी होगी, गोल्जी अपैरेटस हो गया, वो हो गया कौन सा, सेकंड ऑप्शन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। अब नेक्स्ट, अच्छा ये असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस यहाँ पे स्टार्ट हो गए। ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जितना जो टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिस टॉपिक के बारे में आपने जितना पढ़ा, उसका पूरा रिवीजन आपको देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हम अटेंड करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो असर्शन क्या कहता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारा कथन बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। हमारा जो रीज़न है ना, हमारा जो कारण है वो क्या बोलता है, वो बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एटीपी प्रोडक्शन थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला, क्योंकि वो एटीपी निकाल रहा है। एटीपी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी का फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो एसर्शन ये बोल रहा है कि पावर हाउस ऑफ सेल हम इसको बोलते हैं। रीज़न ये बोल रहा है क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटीपी निकालता है। तो दोनों चीज़ सही है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है ना। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, है ना। असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। पादप कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रीय रिक्तिकाय होती है। द वैक्यूल स्टोर्स सेल सैप दैट हेल्प्स मेंटेन टर्गर प्रेशर। रिक्तिकाय कोशिका रस को संग्रहित करती है और टर्गर दाब बनाए रखने में सहायक होती है। असर्शन हमारा क्या बोल रहा है कि
पादप कोशिका के पास क्या होता है, बड़ा केंद्रीय रिक्तिकाय होता है। ठीक है भाई, अगर हमारे पास बड़ा केंद्रीय रिक्तिकाय होगा तभी वो चीज़ों को संग्रहित कर पाएगा, है ना, तभी वो क्या कर पाएगा, प्रगट दबाव को बनाए रखने में मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ही छोटा हो गया तो क्या वो सेल से आपको स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एकदम सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो गया। राइबोसोम आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। अब देखो, राइबोसोम का प्रोटीन फैक्ट्री क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करे, प्रोटीन संश्लेषण के लिए वो उत्तरदायी है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एकदम सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, ये एकदम सही बात है, ये कथन एकदम सही है। इट अलाउज ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास फ्रीली थ्रू इट। ये क्या करती है, यह केवल जल अणुओं को स्वतंत्र रूप से पारित होने देती है। तो इसमें जो हमारा जो रीज़न होगा ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा जो कथन है वो तो एकदम सही बात बोल रहा है। वो बोल रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा झिल्ली, वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, और वो एकदम सही बात है। ठीक है, लेकिन कारण जो हमारा है वो ये हमें ये बोल रहा है कि इट अलाउज ओनली वाटर। यहाँ पे ये जो ओनली वर्ड है ना, ये ओनली वर्ड यहाँ पे एकदम गलत है। ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को नहीं, ये और भी बहुत सारे जो दूसरे सब्सटेंस है, दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी सेलेक्टिवली, उनके लिए भी सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो कथन हो जाएगा वो हो जाएगा सही, जो रीज़न हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फॉल्स, है ना। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही है वो सही जाएगा। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। Lysosomes digest worn out cell organelles and may self-destruct the cell. लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, एकदम सही बात है ये। लाइसोसोम पुराने कोशिकांगों को पचाते हैं और आवश्यक होने पर पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों कथन एकदम सही हैं और ये दोनों कथन एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या बोला, हमने इसको बोला लाइसोसोम्स। देखो लाइसोसोम काम कैसे करता है, जब भी आप फास्टिंग करते हो ना, जब भी आप उपवास रखते हो, तो ये जो लाइसोसोम होते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और आपके बॉडी के अंदर जो भी पुरानी सेल्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, वो पुरानी सेल्स जो आपकी बॉडी में रह के टॉक्सिन्स बना रही है, जो जहर पदार्थ उत्पादन के लिए जो उत्तरदायी है ना, उनको, उनका निर्माण करने का जो काम कर रही है, तो उनको पचाने का ये काम करते हैं। तो ये चीज़ एकदम सही बात ये बोल रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कथन हमारा ये बोलता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। हाँ, तो ये एकदम सही बात है, नाभिक नहीं होता है। नाभिक की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियस की जगह क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, ये गलत बात है, उसमें नहीं होते हैं, झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कथन सही है और हमारा जो कारण है वो गलत है। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। नाभिक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, एकदम सही बात है ना। द न्यूक्लियस कंटेन्स DNA विच होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, ये एकदम सही बात है। हमारा इसमें कारण क्या बोल रहा है, रीज़न क्या बोल रहा है, न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूक्लियस के पास होता है DNA। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, विच होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये जब निर्देश देगा ना तभी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा, ये हमारा कारण बोल रहा है। तो सही तो बोल रहा है भाई, कथन में ये बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो सबसे पहले तो सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है ना, और दूसरे में भी तो एक कंट्रोलिंग नेचर ही तो बता रहा है कि भाई जब न्यूक्लियस बोलेगा तभी प्रोटीन बनेगा और तभी प्रोटीन निकलेगा, मतलब कंट्रोल तो उसमें भी कर ही रहा है ना। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपस में सही हैं और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है,
गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में शामिल होता है। एकदम सही बात है ये, हमने गोल्जी apparatus के फंक्शंस में पढ़ा था कि गोल्जी apparatus जो है लाइसोसोम बनाने का काम करता है। कारण क्या बोलता है? गोल्जी उपकरण प्रोटीन और वसा को संशोधित, छांटता और पैक करता है। गोल्जी apparatus मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैक्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब देखो, इसमें कथन में और कारण में दोनों इसके कार्य प्रणाली बताई गई है कि आपकी जो गोल्जी बॉडी है वो क्या काम कर रही है ना। तो इसमें ये दोनों कथन आपस में एकदम सही है। गोल्जी बॉडी जो है लाइसोसोम बनाने का भी काम कर रहा है, ये बात भी एकदम सही है। और गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोटीन और लिपिड को पैक करने का, मॉडिफिकेशन का काम भी कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? इस प्रोसेस को हमने बोला था क्या? ग्लाइकोसाइलेशन। इसको हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपस में एकदम सही है, लेकिन इन दोनों कथनों का आपस से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कथन में ये गोल्जी बॉडी का एक अलग फंक्शन बता रहा है और कारण में ये अपना अलग फंक्शन बता रहा है। इससे आपको ये नहीं पता चल रहा है कि लाइसोसोम ये बनाता है, लाइसोसोम की वजह से प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चंस ऑफ सेल बायोलॉजी। इसमें हमने कोशिश की है कि हम यूकैरियोट, प्रोकैरियोट और जितने भी सेल बायोलॉजी के जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करने की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो पलक्स एडुलैब को सब्सक्राइब, शेयर और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारे ये आज के 100 क्वेश्चंस कैसे लगे। थैंक यू सो मच।